नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। बहुत दिनों से हम लोग इस खबर का इंतजार कर रहे थे, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी इस खबर को करने के लिए और सबने बड़ी मेहनत से डॉक्यूमेंट जुटाए हैं, तथ्य जुटाए हैं और अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं भ्रष्टाचारी गठजोड़ की ऐसी काली कथा जिसको आपने इसके पहले तो नहीं देखा होगा। आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर भ्रष्टाचार कैसे पनपा है और कैसे आगे बढ़ रहा है। सबसे जो खास बात है, हम ये जानते हैं कि हम डॉक्टर को भगवान की श्रेणी में रखते हैं और आपको ये भी बता दें कि जब हम सब आस छोड़ देते हैं, जीवन से हार जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर ही हमें अपने तप से बचा लेगा, हमारा सस्ते में इलाज करेगा, लेकिन जब ये डॉक्टर रूपी भगवान कुर्सी पे बैठ जाता है तो सारे नियम कानून को ताक पर रख देता है और सबको खिलौना समझने लगता है क्योंकि उसके हाथ में सत्ता की ताकत होती है। तब वो अपने और अपनों के फायदे के लिए सब कुछ वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये ढेर सारे पेपर हैं। ये पेपर है भ्रष्टाचार का, ये पुलिंदा है जिसको हम लोगों ने मेहनत करके इकट्ठा किया है, इंडिया न्यूज की पूरी टीम ने। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं इंडिया न्यूज की टीम को कि वो इस पेपर को मेहनत करके उन्होंने हासिल किया है और ये सारे वो कागजात हैं जो आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे कैसे हुआ और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएं, आप लोग कहीं मत जाइएगा इंडिया न्यूज छोड़ के और एक एक परत से हम पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले ये पैकेज देखिए आप। ट्रॉमा सेंटर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, परिवारवाद का मेल, करोड़ों का काला खेल, अपनों को मलाई में भूले गरीबों की भलाई। जब अपना कोई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है तब जहन में ख्याल आता है इस बड़ी सी बिल्डिंग का, बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम वाले बीएचयू ट्रॉमा सेंटर का। लेकिन जब एक आम इंसान, एक गरीब बीएचयू के काले सच और वहां के सिस्टम से दो चार होता है तब उसके जहन में जागी सारी उम्मीदें उसी वक्त दम तोड़ देती है। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के नाम पर जालसाजी और पद के ऐसे दुरुपयोग का इंडिया न्यूज पर्दाफाश करेगा। बड़े बड़े पद पर बैठे लोगों की धांधली की ऐसी काली सच्चाई बताएगा जिसे जानकर आप सिर्फ हैरान होने के साथ साथ परेशान होंगे और कहेंगे ऐसा भी होता है क्या? मरीजों के इलाज वाली जगह के नाम पर कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है? बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में महा भ्रष्टाचार का खेल। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही ट्रॉमा सेंटर है जहां पे लगभग 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। इस ट्रॉमा सेंटर में पूर्वांचल सहित अन्य प्रदेश के लोग भी आते हैं जिनका समुचित इलाज किया जाता है, लेकिन इलाज में प्रयुक्त होने वाले सामान के खरीद फरोख्त में लंबा भ्रष्टाचार हुआ है। दरअसल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौखिक नहीं कह रहा हूँ, मैं लिखित तौर पे आपको वो साक्ष्य दिखाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जिसमें ये साफ साफ लिखा है किस तरीके से सामान को बढ़ाकर खरीदा गया है। सीधे साफ शब्दों में समझिए, जो लाइफ बॉय मार्केट में 31 रुपए में मिलता है वही जेम पोर्टल पे 19 रुपए में मिलता है। लेकिन यहाँ के प्रशासन, जो सौरभ सिंह है ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी, वो लाइफ बॉय साबुन को 91 रुपए में खरीदते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा खेल है। उसके साथ ही एक ही संस्था के जरिए 97 प्रोडक्ट मंगाया गया है, जो वेंटिलेटर से लेके, दवाई से लेके, ग्लव्स से लेके सारे सामान को एक ही जगह से खरीदा गया है। तो बड़ी भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन कौन छुपे हैं उन सब का पर्दाफाश धीरे धीरे इंडिया न्यूज करेगा। पूरा देश जब न सिर्फ डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है बल्कि उसे अपना भी रहा है, लेकिन बीएचयू में अभी भी मैनुअल पैसा जमा कराया जाता है। ऐसे में सवाल कई हैं जो उठ रहे हैं और लाजमी भी हैं
कि आखिर कौन वो लोग हैं जो डिजिटल इंडिया के सपनों को पीछे ढकेलने में जुटे हैं। वाराणसी से आकाश यादव, पंकज चतुर्वेदी और जमील अहमद की रिपोर्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने सख्त हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने सख्त हैं और हर हाल में वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन जब नियम कानून ताक पे रख के भ्रष्टाचार किया जाएगा तो आखिर कैसे चलेगा, और ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना ताकतवर इस समय नहीं है जो इस तरह का भ्रष्टाचार करे और उस भ्रष्टाचार को बढ़ाए। लेकिन ऐसा हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। कहीं जाइएगा मत। और आगे अब हम आपको पैकेज और ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ। सारे आरोपी साथी बीएचयू बना मरीजों के लिए सफेद हाथी। हम कुछ भी कहने से पहले आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार कैसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के महाभ्रष्टाचारी ने न सिर्फ अपने पद का फायदा उठाया बल्कि भ्रष्टाचार की इबारत लिख दी। सिलसिलेवार तरीके से देखिए और समझिए। ये सिर्फ सोशल सर्किल बनाना और गणेश प्रतिमा करना कुलपति या उसके आसपास और गलत तरीके से पैसा कमाना, यही इनका उद्देश्य रहा है। ये ट्रामा सेंटर के प्रभारी हैं। मुझे जो जानकारी है कि ये जेम से जो परचेज करते हैं इनके 2-3 रिश्तेदार हैं। ये इंक्वायरी का विषय है। करोड़ों रुपए का इन्होंने घपला किया है। जेम पे रूल है कि आप कोई एक आइटम लेना चाहते हैं कि 5 लाख के नीचे का है तो आप ले सकते हैं सिंगल कोटेशन पे, L1 पे ले सकते हैं। इन्होंने क्या किया, कई आइटम से जोड़ दिया। नियम यह है कि OEM जो होगा प्रोडक्ट उसका अलग से टेंडर होता है और उसको ऑनलाइन अगर लेते हैं, आप जेम पे लेते हैं तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट होता है। इन्होंने क्या किया, ब्रांडेड आइटम नहीं दिखाया, इसको अनब्रांडेड करके इसे इन्होंने लिया। ये सब आइटम्स खरीदे और जो छोटे आइटम्स, अभी आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखिए, ग्लास डोर अलमीरा 3 पीस खरीदा गया। कितना प्राइस में, 25,999। जेम पे ब्रांडेड 9,600 की त्रिवेणी है, ये 25,000 का लिए हैं। इससे बड़ा घोटाला क्या नजर आएगा। और आइए, 25,000 पीस लिया गया इन्होंने एंटी बैक्टीरियल सोप, ब्रांड नहीं लिखा। अब देखिए, लाइफ बॉय है वो 31 रुपये MRP है, 19 रुपये जेम पे है। नियम यह जेम में MRP पे कम से कम 10% का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। यहाँ MRP से 3 गुने प्राइस खरीदा जा रहा है। क्या? जी हाँ, परिवारवाद को बढ़ावा देने की नजीर कैसे पेश करनी हो वो बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के महाभ्रष्टाचारी ने दिखाया और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर करोड़ों की धांधली कर दी। और हैरानी की बात यह है कि इस मामले की शिकायत के बाद जांच भी की गई, लेकिन जांच अधिकारी कोई और नहीं बल्कि आरोपी खुद था। कि शिकायत महामहिम राष्ट्रपति तक गई, ऐसा नहीं सरकार ने काम नहीं किया। राष्ट्रपति ने कार्रवाई की, राज्यपाल ने भेजा, राज्यपाल ने सीएमओ के भेजा, पत्र नीचे आया इंक्वायरी के लिए सारी शिकायत के साथ। डायरेक्टर का गया, डायरेक्टर ने किसको भेज दिया, प्रोफेसर इंचार्ज को भेज दिया जिसके खिलाफ शिकायत, MS को भेज दिया इसके साथ। मैं जो आरोपी है, जो चोर है, वही जज होकर इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट दे रहा है। और इन दोनों ने रिपोर्ट में लिख दिया कि नहीं, ऐसा कोई भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है। आप सोचिए, जहां करोड़ों रुपए का घोटाला है, प्रूफ के साथ आदमी ने रिप्रेजेंट किया है, उस केस की इंक्वायरी आप उसी से करवा रहे हैं जो आरोपी है। आरोपी लिख के दे रहा है, सब ठीक है, और ये हमारे कुलपति जी और डायरेक्टर वो मान लेते हैं और वो रिपोर्ट ऊपर भेज देते हैं। अब देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिए, ये सब 8,35,41,492 रुपए का एक ऑर्डर है। ये GST नंबर है, ये उन्हीं के रिश्तेदार का है। ये देखिए, 1,44,00,000, 1,63,00,000, ये तो है वो कंपनी जो उनके दोनों रिश्तेदारों की है।
और अगर इंक्वायरी किया जाए कि ऑर्डर कहाँ से दिया गया, किस वक्त दिया गया, तो ये बीएचयू से आईपी एड्रेस अगर इंक्वायरी किया जाएगा, जियो लोकेशन आईपी एड्रेस सेम मिलेगा। और उन्होंने कोड किया, ये बिल्कुल नेक्सस है बायर और सेलर की। जेम पोर्टल पर जिस सन ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन है वो ट्रॉमा सेंटर प्रभारी के रिश्तेदार की है। जेम पोर्टल पर हुए रजिस्ट्रेशन के मुताबिक इसे सिर्फ 5 प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन कितने वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। 10-15 नहीं, पूरे 100 में से 3 कम यानी 97 वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। इतना ही नहीं, एक ही फर्म की तरफ से सोप, टॉयलेट क्लीनर, स्मार्ट टीवी, अलमारी, दवाई, हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सरे यूनिट, सीआर मशीन, वेंटिलेटर और अल्ट्रासाउंड मशीन की सप्लाई की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। वाराणसी से आकाश यादव, पंकज चतुर्वेदी और जमील अहमद की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे ये भ्रष्टाचार पनप रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं और वो आपको बताएंगे कि आखिर ये भ्रष्टाचार की गड़ें कितनी गहरी हैं। हम आपको लेके सबसे पहले चलते हैं ओपी उपाध्याय के पास, जो पूर्व एमएस हैं ट्रोमा सेंटर के ही, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है। आप सोचिए कि महामना ने कितने सपनों के साथ ये संसार बनाया था, ये विश्वविद्यालय बनाया था, और उसमें जो अस्पताल बना था उसमें गरीबों के इलाज के लिए इतना बड़ा सिस्टम बनाया गया था। लेकिन सिस्टम को चलाने वाले जब इस तरह का काम करेंगे तो आखिर कैसे चलेगा? किसी न किसी को तो आवाज उठाना ही होगा, और वो आवाज उठाने के लिए इंडिया न्यूज सबसे सशक्त माध्यम है। मैं आपको ये बता दूं कि जो सारे पेपर हमारे पास ये पड़े हैं, ये जो आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, ये हमें आम लोगों ने ही भेजे हैं। यानी इन लोगों की पोल आम लोगों ने, जो वहां से त्रस्त हैं, परेशान हैं, जो देख रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने ये काला कारनामा हो रहा है, उन्होंने ये भेजा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सभी लोग अपना आंख कान खोल के सुन ले, वो इस गफलत में न रहे कि नहीं इसके पहले भी वो जांच करते रहे और बच जाते रहे, लेकिन इस बार जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, ये भरोसा देता है आपको इंडिया न्यूज। हम चलते हैं ओपी उपाध्याय जी के पास। उपाध्याय जी, इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उपाध्याय जी, मैं इसके टेंडर की जो कॉपी थी उसको जब पढ़ रहा था, जेम पोर्टल जितना मैं समझता हूं उसमें हमें यह समझ में आता है कि जेम पोर्टल सरकार ने इसलिए बनाया है क्योंकि हम बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के सामान को सस्ते दर पे खरीदें। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, भाग लेने का मौका दें और हम उसमें पूरी पारदर्शिता रखें। लेकिन ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रोमा सेंटर का जो टेंडर हुआ है, उसमें जो दाम है, अगर आप देखें तो वो इतना वेरिएबल है। आखिर ये कैसे, मतलब ये क्या गड़बड़ झाला है? जरा आप विस्तार से आप जरा समझाइए, क्योंकि आप तो एमएस रहे हैं वहां पे और आपने तो सारा कुछ देखा हुआ है। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा जी। सौभाग्य से मुझे करीब 27-28 महीने तीसरा अधीक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। हम सौभाग्यशाली हैं। ये सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे सांसद हैं काशी के, उनका इतना स्नेह हम लोग को प्राप्त रहा कि मैं 27 महीने के अंदर कम से कम 8 बार पीएमओ बैठक हुई, नीति आयोग बैठक हुई। उन्होंने पूरी सहायता दी, आशीर्वाद दिया, काशी जनता पूर्वांचल को प्यार दिया और एम्स के बराबर इस इंस्टीट्यूट को दर्जा देने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। उस वक्त काफी काम हुआ, सब कुछ नियम से हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से चाहते हैं जैसे कि पूर्वांचल की जनता का सही इलाज, सस्ता इलाज, उच्च कोटि का इलाज हो। लेकिन कितना दुर्भाग्य कि देखिए, जेम पोर्टल डिजिटल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री ने बनाया, जिसका पर्पज जो आपने बताया यही है कि 100 कहीं न्यूनतम दर पे मैन्युफैक्चरर से या शायद डिस्ट्रीब्यूटर से हम सामान खरीदें। नियम यह है कि 5 लाख तक का आप ऑर्डर डायरेक्टली जेम पोर्टल खोलिए और उसका ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ क्या खेल किया गया? यहाँ क्या है, देखिए घर का ही कुल कंपनी है। चंद्रभान सिंह, श्री चंद्रभान सिंह जी हैं, वो पिता हैं, उनके 2 पुत्र हैं, गौरव सिंह और सौरभ सिंह। उनकी बहू या बेटी है भाविका सिंह।
अब ये चारों के नाम से 4-5 कंपनियां बनाई जी। एक कंपनी है अमेजॉन सॉल्यूशन जिसके डायरेक्टर चंद्रभान जी हैं, एक कंपनी है मेडिहॉक जिसमें सौरभ और गौरव हैं, और एक अवस्थी जी को डाल दिया गया है। एक कंपनी है आपकी ये भाविका ट्रेडिंग जिसकी डायरेक्टर भाविका सिंह जी हैं, और एक है सन ट्रेडर्स जिसको सौरभ सिंह जी देखते हैं। ये सौरभ सिंह जी है, इनके हमको पता लगा है, सुनने में लगा है ये इनके ससुराल के संबंधी लोग हैं। सभी लोग जौनपुर से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं जी। और इन लोगों ने जो एक कंपनी बनाई, आशा करेंगे आप, एक कंपनी है इनकी जो रजिस्टर्ड हुई 28/11/22 को, ध्यान दीजिएगा जी। जो मीडिया है इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 28 नवंबर 22 को हुआ, और 11 दिन बाद 10 दिसंबर को टेंडर फ्लोट किया हमारे प्रोफेसर साहब ने, और 6 जनवरी को टेंडर खुला और ऑर्डर दे दिया गया। कंपनी देखिए 28 नवंबर की पैदा हुई है, 6 जनवरी को ऑर्डर दिया जा रहा है 24 करोड़ 63 लाख का, 24 करोड़ 68 लाख का ऑर्डर एक कंपनी को, जो अभी केवल 1 छत से पहले रजिस्टर हुई है, जिसका कोई फाइनेंशियल टर्नओवर नहीं होगा, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। इसकी अगर इंक्वायरी की जाएगी तो बहुत कुछ बाहर निकलेगा। ऐसे ही जो है जो इनकी 3 अलग कंपनियां हैं, अमेजॉन सॉल्यूशन, इसके बाद मेडिहॉक, सन ट्रेडर्स, भाविका ट्रेडिंग, इन्हीं कंपनियों को ऑर्डर दिया गया। जब टेंडर निकलता रहा है जी, तो क्या तरीका था, चालाकी देखिए कैसे चोरी की जाती है, इनसे सीखिए। इनको इसके लिए भारत मिलना चाहिए। क्या किया इन्होंने, नियम यह है कि जो ओईएम होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, भाई 10-10 लाख एक मशीनें आती हैं, अल्ट्रासाउंड है, कार्डियक इक्विपमेंट है, कैथ लैब इक्विपमेंट है, एक्सरे मशीन है, सीआर है, ये सब अगर आप नहीं लेंगे अच्छे क्वालिटी की तो उनका सीएमसी कौन करेगा जी, तो लेना पड़ेगा वही। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया तरीका निकाला, बीओक्यू, और बीओक्यू में कई करोड़ का बना के आइटम दिखा कर उसमें अनब्रांडेड आइटम को ले लिया, अनब्रांडेड लिया उन्हीं लोगों को इधर उधर से, लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट उसमें नहीं लगा हुआ है, और दाम जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है आज की डेट में, इसी हफ्ता में सप्लाई करी हुई है, उसका 2 गुना 1.5 गुना, मतलब कितना दाल काली है। ये काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। अभी आपने बताया लाइफ बॉय के बारे में, लाइफ बॉय जो खरीदा गया करके डिटर्जेंट सोप, उसका एमआरपी आपने बताया 19 रुपए जी, एमआरपी 19 है, सप्लाई 91 में आई है जी। इसी तरह से अलमीरा हुआ, अनेक आइटम्स हैं पूरी। ये देखिए पूरी एक कॉपी है, एक और ये छोटा सा जी, देखिए यही 4 कंपनियां हैं जी। अक्टूबर 21 से लेकर के नवंबर 22 के बीच में इन्हें 103 करोड़ 82 लाख, माने 104 करोड़ का ऑर्डर इन्हीं कंपनियों को, जिनका जीएसटी रजिस्टर 7 साल के अंदर का है, 18 से लेके 21-22 तक का है, इन्हें दिया गया। जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग का क्या अनुभव है, ये सब बनाते हैं। ठीक है, कोई चीज बोल दीजिए। ठीक है उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, हम लोग जो है आपके सवाल को लेके जरा बीसी साहब को भी जरा फोन लगाते हैं और उनसे भी सुनते हैं कि आखिर वो फोन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। इतने विद्वान आदमी हैं, क्या उनकी फोन नहीं उठाएंगे तो शिकायत करता जाते तो मिलते नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना उपाध्याय जी, देखिए वो कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, वो फोन नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो हम जहां, मैं आपको बता दूं, ये हमारा काम है कि हम जो है इस शिकायत को, जो भ्रष्टाचार चल रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में, उसको सही जगह पे ले जाना। लेकिन मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि जो बड़े लोग बैठे हैं, जिनके नाक के नीचे ये सारा कुछ काला खेल हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि हम पहले एक और व्यक्ति से मिलवाते हैं जो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ रहा है। वो आरटीआई एक्टिविस्ट जो अपने इलाज के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर गया, लेकिन जब
उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो उसने वहां के व्यवस्था पे सवाल उठाया। लेकिन जब उसने इसको लेके आरटीआई लगाना शुरू किया तो एक के बाद एक नए खुलासे होते गए, और इस खुलासे में क्या है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है वो खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको इससे रोज दो चार होना पड़ता है। आपके टैक्स की कमाई से ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो सवाल तो उठाना पड़ेगा, और सवाल उठाने का काम इंडिया न्यूज हमेशा करता है। हम जब बीएचयू में गए अपनी इलाज कराने के लिए, अपनी खुद एंजियोग्राफी 2 साल पहले कराए, और अन्य लोगों के लिए तो पता चलता कि बीएचयू का ट्रामा सेंटर बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल वो यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ जाने पर पता चलता कि दवाएं वहाँ बाहर से आती हैं, इंस्ट्रूमेंट वहाँ बाहर से आते हैं, और नकली जो है वो सारी डिग्री धारक लोगों को जो यहाँ चिकित्सक हैं, सारी बातें हैं, इस बातों से लगा कि यहाँ करप्शन है। और करप्शन हो करके मुझे मिला कि ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ऐसी दशा में मैंने उस पर आरटीआई मांग लिया, और आरटीआई में जितने जवाब आए, मैं तो केवल उसकी दुर्व्यवस्था के लिए मांगा था, लेकिन उसमें जितने तथ्य आते गए सारे तथ्य एक से एक चौंकाने वाले आते गए, जिसके नाते वो आरटीआई का क्रम बढ़ता गया। प्रॉपर स्तर पर मेरे आरटीआई का वो लोग जवाब नहीं दे पाए। आपने इसकी कंप्लेन किया तो इसमें कहाँ मैं पहुंचा? वो इसकी कंप्लेन जब वो मेरे आरटीआई का जवाब नहीं देते थे, एक न एक वो सवालों का उलझाते रहते थे, वो जितने बार उसको उलझाए मैंने उतने बार जवाब दिया। यहाँ तक कि हमने जो है उसी आरटीआई में पता चला कि बीएचयू में जो दवाएं सप्लाई की जाती हैं, जो फर्नीचर सप्लाई किए जाते हैं, जो मेडिसिन सप्लाई की जाती है, वो एक ऐसे फर्म के नाम से सप्लाई की जाती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक ही फर्म सारी सप्लाई करती है, उसमें लगा गोलमाल है। जहाँ तक डॉक्टर सौरभ सिंह के पता चला, उन्होंने आरटीआई में हमने उनकी डिग्री मांग लिया था, तो उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट में ये मैथ से हैं, जबकि नियमतः एमबीबीएस करने के लिए उनको बायोलॉजी से होना चाहिए था। और उनकी नियुक्ति में जब नियुक्ति का पता चला, उनके नियुक्ति का पता चला, तो नियुक्ति में भी बहुत सारी धांधली पाई गई और नियुक्ति में भी अनियमितता बरती गई थी। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद ये मामला जब नहीं सुलझा तो मजबूरन मुझे जो है न्यायालय की शरण जाना पड़ा है। हमारी पीआईएल भी दाखिल है। यानी कि कहीं न कहीं बीएचयू ट्रामा सेंटर में प्रभावशाली व्यक्तियों का बोलबाला है। और आप देख सकते हैं कि विजय प्रताप शुक्ला जी ने बताया कि हमारे जो सौरभ सिंह जो प्रभावशाली हैं, वहाँ पे एंजियोग्राफी के डॉक्टर हैं, उनकी डिग्री भी जो है मैथ से है। मैथ से डिग्री होने के बाद कैसे उनको इंटरमीडिएट। तो ये आपने देखा, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो अपने इलाज के लिए आए थे, और इलाज जब उनका ठीक से नहीं हुआ तो उनको तकलीफ हुई, उनको लगा कि मुझे सच जानने का हक है, और उन्होंने सच के लिए आरटीआई लगा दी। हमारे साथ हमारे एंकर पराग हैं। पराग, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार का गठजोड़ है, आपने पूरी खबर को देखा, और मैं आपसे इस पे ये एक लाइन में ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी जब इलाज कराने के लिए जाता है तो उसके लिए भगवान जो है डॉक्टर ही होता है। बिल्कुल, देखिए अरविंद जी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये सोचा है कि हम कैसे मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं बिना भ्रष्टाचार के बेहतर पारदर्शी तरीके से पहुंचा सकते हैं। लेकिन बीएचयू ट्रामा सेंटर में ये जो पूरा खेल चल रहा है, आप सही कह रहे हैं एकदम, ये मरीजों को धोखा देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, और साफ तौर पर ये सरकार की योजना को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। करोड़ों का अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और आज आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वाकई हम उम्मीद करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए ऐसे लोगों की कमर टूटे जो कि जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं और अपनी तिजोरियों को भरने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से हम यही चाहेंगे कि ये जो खबर है वो ऐसी जगह जाए जहां पर कार्रवाई हो, क्योंकि इसके पहले तो वाकई कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जो उपाध्याय जी कह रहे थे कि जब आरोपी ही खुद अपनी ही जांच करके रिपोर्ट दे देगा तो फिर क्या होगा। वो रिपोर्ट भी हमारे हाथ में है, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जब जांच के लिए भेजा गया तो उसमें क्या लिख के दिया गया, ये भी दिखाएंगे। हमारे साथ ओपी उपाध्याय भी हैं, हमारे साथ हमारे साथी आकाश
भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जौनपुर से दिलीप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनके पास भी ले चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि जहां पे ये सन फार्मा है, जब हमारा रिपोर्टर वहां पर गया तो उसको किस तरीके से किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां पर जो मालिकान थे उन्होंने उसके ऊपर कह रहा था कि कुत्ता छोड़ दिया और उसको वहां से दूर जाने पे मजबूर होना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरीके के लोग हैं ये चाहते हैं कि सब कुछ जो है एक बंद कमरे में हो जाए। जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया कि कुछ दिनों पहले फर्म बनाई गई और उसको करोड़ों का टेंडर दे दिया गया और उस पे न कोई सवाल उठाने वाला मिला, न कोई जांच करने वाला मिला और न ही कोई इस बात को दूर तक दिल्ली तक पहुंचाने वाला मिला। अगर मिला भी तो जांच उसी के पास चली गई जिसको जवाब देना था। उपाध्याय जी मुझे यह बताइए कि मैं जब ये खबर कर रहा था तो मुझे कहा गया कि भाई आप उपाध्याय जी की बात क्यों सुन रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि उपाध्याय जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच तो उपाध्याय जी झेल रहे हैं, लेकिन जो आप पे ऊपर आरोप लगे हैं आप उसका जवाब दो। देखिए वो जो करे मेरे ऊपर आरोप की जो है आरोप है तो उसकी जांच भी होगी। मैं पूरी सर्विस किया 30 वर्ष तक बीएचयू में और 7 मार्च में रिटायर किया। मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और असली चोर जो है वो पकड़ लिया गया है चेन मारते हुए। और आप बताऊं इस आदमी ने RIO है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अथॉरिटी, उसके पैसे को 14 करोड़ को आंख के लिए नहीं उस विभाग का पैसा ले करके अपने रिश्तेदारों से बच्चे में खा गया। उपाध्याय जी मैं समझ गया। मैं तो आपको जवाब उपाध्याय जी मैं तो आपको बता रहा हूं कि मेरे मतलब हमें तो तरह तरह के लोग फोन करने वाले थे, बट सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि भाई हमसे अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो हम आप ही से क्यों ना पूछ लें, हमारा कहने का आशय ये था। लेकिन मैं आपको इस समय की एक बड़ी खबर ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से उपाध्याय जी ने कहा कि VC फोन नहीं उठाएंगे तो इंडिया न्यूज के सवाल से भागे BHU के VC, लेकिन हम इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अभी मैं व्यस्त हूं, हो सकते हैं वो व्यस्त हों, लेकिन पिछले तकरीबन 1 महीने से हमारी कोशिश थी कि हम वाइस चांसलर से मिलें, उनसे बात करें, उनको ये हकीकत बताएं कि आखिर BHU के ट्रोमा सेंटर में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि VC साहब अभी व्यस्त हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम उनको तथ्यों के साथ ये सारे कागजात उपलब्ध कराएंगे और उनको बताएंगे कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि महामना के सपनों को ध्वस्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को किसी को कुचलने का अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम इंडिया न्यूज की जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। VC साहब तो हमसे बात नहीं किए, लेकिन हम बाकी लोगों से बात करने की कोशिश नहीं छोड़ेंगे। मेरी ये दरखास्त है अपने PCR के साथियों को कि बाकी लोगों को भी फोन लगाएं और उनसे भी पूछें कि आखिर उनके पास क्या जवाब है। हमारे साथ अजीत गिरी हैं, अजीत के पास चलते हैं सीधे जौनपुर। अजीत के पास चलते हैं। अजीत हमारे साथ जौनपुर से अजीत गिरी जुड़े हुए हैं, जहां के ये लोग रहने वाले हैं, जिनकी फर्म है, जिनको टेंडर आवंटित किया गया, जहां पे जो बंसवाद का जो गठजोड़ है हम उसको भी बताना चाहते हैं। लोगों को ये समझ में आया कि सरकार जिस तरीके से राजनीति में बंसवाद की जड़ को खत्म करना चाहती है, उसको अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो उसको यहां पर यानी व्यापार में टेंडर में भी ये देखना होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये अफसर हैं, ताकतवर लोग हैं और इनके बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क हैं। लेकिन जरा पहले ये देखिए कि जेम पोर्टल में कैसे काम करता है और BHU में क्या हो रहा है। छोटे व्यापारियों को बड़े व्यापार से जोड़ने के लिए जो है जेम पोर्टल बना है और BHU में हो रहा है कि अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया। ये आपने खबर में देख लिया। लोगों को कम दामों में सामान मिल सके, इसके लिए जेम पोर्टल है। यहां पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना दाम पे सामान बेचे जा रहे हैं, ये आपने देख लिया। अब हमारा सवाल है कि आखिर सौरभ सिंह ने किसे और क्यों फायदा पहुंचाया। हम कोशिश करेंगे कि हम सौरभ सिंह से भी बात करें, उनसे भी सवाल पूछें कि आखिर उनके पास क्या जवाब है। हमारे चैनल की तरफ से उनको व्हाट्सएप किया गया था, लेकिन उनका ये कहना था कि आप पेपर भेजें, पेपर तो सारे उनके पास खुद हैं। मैं समझता हूं उनको जवाब देना चाहिए।
आके जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है, वो बताएं कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने ये टेंडर जो है जेम पोर्टल पे बिना ऐसे नियम और कानून को बना के दे दिया। जब हमें ब्रांडेड सामान खरीदना था तो हम नॉन ब्रांडेड की कैटेगरी क्यों देंगे? आदमी कैसे अपने लोगों के फायदे के लिए देखिए, एक और रवि खबर आपको मैं बता दूं कि सौरभ सिंह को भी इंडिया न्यूज ने फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन हम कहेंगे कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता को भी फोन किया जाए, रजिस्ट्रार को भी फोन किया जाए, जिससे कि उनको पता रहे, उनको ये कहने के लिए न रहे कि आपने हमें तो फोन ही नहीं किया, हमें तो जानकारी ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। क्योंकि सबसे आसान होता है ये कह देना कि मुझे पता नहीं है, लेकिन हम आपके यहां आके आपको बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है। चलते हैं फिर से एक बार ओपी उपाध्याय के पास। और अजीत गिरी आ गए क्या? अजीत गिरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अजीत गिरी, मुझे यह बताइए कि जब आप सन फार्मा के ऑफिस में गए तो क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सन ट्रेडर्स का जो ऑफिस है जौनपुर के यूबी सिंह कॉलोनी में है, जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो उनके पहले जो कर्मचारी है, नौकर है, जबकि वहां से दवाइयों का स्मेल उन आवास में से आ रहा था। मैंने कहा यहाँ पर कोई दवाई का कारोबार चलता है? तो उन्होंने कहा इस तरह का कोई नहीं है, आप बताइए कौन? मैंने कहा किसका घर है? जबकि सौरभ सिंह अंदर खुद मौजूद थे। जब वहां पर अंदर जाने की कोशिश की तो उनके जो नौकर है उन्होंने कुत्ता छोड़ दिया, जबकि वहां के दो कुत्ते जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, जिनकी हाइट कम से कम 5 से 6 फीट है, बड़े बड़े कुत्ते हैं, उन्होंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा और फिर मुझे आके यहाँ उनके घर के बाहर से वक्त शुरू करना पड़ा। जी देखिए, आप समझिए कि अगर कोई सही है तो किसी को मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास कोई आए, मैं मिलने के लिए सहज तैयार हूं। अगर सौरभ सिंह, जिन्होंने सन ट्रेडर्स जिनका नाम बता रहे हैं, अगर वो सही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो सवाल का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आखिर इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, आखिर ये किसी को भी जान लेना चाहिए कि ताकत बहुत दिनों तक नहीं रहती है। के गुप्ता आपको बताना भी जो है अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमारे चैनल की तरफ से उनको भी जो है फोन लगाया गया, तो के गुप्ता, यानी इनके पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं, तो जवाब देंगे क्या? प्रश्न तो यही उठता है कि जब इनके पास जवाब होगा तभी तो जवाब देंगे। जहां पर 19 रुपए का साबुन अगर 61 रुपए में खरीदा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि देश के लोगों को यह पूछने का हक तो है ही है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई जब आप 19 रुपए के साबुन को 61 रुपए में खरीद रहे हो। ये तो गलत हो रहा है ना, तो गलत तो नहीं होने देंगे। उपाध्याय साहब, मुझे ये बताइए। धन्यवाद अजीत गिरी। उपाध्याय साहब, मुझे ये बताइए कि ये आखिर इतनी बुरी तरीके से ये मकड़ जाल कैसे फैला हुआ है, कैसे लोग बच जा रहे हैं? सब कुछ जब दिखाई दे रहा है, हम इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हमारे बीसी साहब इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आखिर ये सब कैसे हो रहा है? देखिए, इसी हो रहा है कि सब मिले हुए हैं। मैं कहने के बाद यदि मैं उम्मीद करता हूँ ईमानदार होंगे, लेकिन जो उनकी जो रवैया दिखाई दे रहा है, लोग शिकायत भेजे, कोई कार्रवाई नहीं। आप शांत हैं, आपके नीचे, नाक के नीचे सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है, तो अभी शिकायत कर रही है, आप कुछ कर नहीं रहे। इसका मतलब क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके इस चैनल के जरिए गुजारिश करता हूं कि आप जो चाहते हैं जनता की भलाई, ये सब इतने बड़े गंदे लोग हैं जो आपका ये कार्य पूरा नहीं होने देंगे। आप तुरंत सख्त कार्रवाई करिए, जांच बैठाइए, इन्हें जेल में डालिए जहां इनकी जगह है। उपाध्याय जी, देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो ये काला खेल चल रहा है ना, चाहे उसमें कोई शामिल हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस काले खेल को सही जगह तक पहुंचाने का काम इंडिया न्यूज करेगा। और इसके पहले भी हम लोग बड़े बड़े खुलासे कर चुके हैं। और कोई ये सोच के चैन से ना बैठ जाए कि वो बहुत ताकतवर है और उस ताकत के जरिए वो किसी को दबा लेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है और रोज देखते रहते हैं। हम इसको सही जगह ले जाएंगे और इस पे कार्रवाई जरूर कराएंगे। हम चलेंगे आकाश यादव के पास। आकाश यादव हमारे साथ है क्या? चलिए, हम तब तक एक और रिपोर्ट आप देखिए, और रिपोर्ट देखने के बाद फिर हम आपको आकाश यादव के पास ले चलेंगे।
चोरी और सिराजोरी करने वाले उस शख्स का नाम है सौरभ सिंह। जी हाँ, सही सुना आपने, सौरभ सिंह। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी वही सौरभ सिंह हैं जिनके तमाम काले कारनामों का हमने पर्दाफाश किया है। और बड़ी बात है कि सौरभ सिंह का विवादों में नाम कोई पहली दफा नहीं आया है। पहले भी इन पर भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि कई मामले कोर्ट में भी विचाराधीन हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी सौरभ सिंह ने किसे और क्यों फायदा पहुंचाया, टेंडर में हेराफेरी कर कितने करोड़ की धांधली की, आरोप लगने के बाद वो जांच अधिकारी कैसे बन बैठे जिस मामले में वो खुद फंसे थे, उसकी जांच खुद वो कैसे कर रहे हैं, सौरभ सिंह को किसका सपोर्ट है, इतने बड़े घोटाले के आरोप के बाद अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम सवाल हैं जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है और तब तक पूछेगा जब तक बीएचयू ट्रॉमा सेंटर को दलाली का अड्डा बनाने वाले वहां के प्रभारी सौरभ सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी। वाराणसी से आकाश यादव, पंकज चतुर्वेदी और जमील अहमद की रिपोर्ट। तो चलिए आपको सीधे आकाश यादव के पास लेके चलते हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट में बहुत मेहनत की है। आकाश, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? वाला कर लेते हैं, है ना? आकाश, ठीक है ठीक है ठीक है। आकाश, आपको आवाज आ रही है? हमारे साथ हमारे बनारस के रिपोर्टर आकाश यादव जो है वो अभी जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन चलते हैं उपाध्याय जी के साथ। उपाध्याय जी के साथ एक बार और बात करते हैं। उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आपने बताया कि ये इतने कम समय में जो है कंपनी बना ली गई और कंपनी बनाने के बाद इतने बड़े बड़े टेंडर दे दिए गए, ये मतलब मैं समझता हूं कि चेक बैलेंस, बीएचयू में भी तो विजिलेंस होगा, वो भी तो जांच करते होंगे। और जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी के यहाँ ये रिपोर्ट भेजी गई तो ये जो जांच किया है महोदय का ही साइन है इस पे जिनके ऊपर आरोप है। तो सवाल ये है कि आखिर ये तो बड़ा मतलब ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो मैं समझता हूँ कुछ हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे सांसद ये पूरे देश में लाखों करोड़ रुपए हम भी तो बोल रहे हैं, मैसेज की आवाज आई नहीं रही मेरे पास। उपाध्याय जी, आप 1 मिनट बस इंतजार करिए, 1 मिनट में हम आपके पास लौटते हैं। हमारे रिपोर्टर आकाश यादव जरा जुड़ गए हमारे साथ, एक बार कोशिश करते हैं उनसे बात करके, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने में बहुत योगदान दिया। आकाश, आपको आवाज आ रही है क्या? आकाश यादव, आवाज आ रही है? आकाश आप मुझे बताइए। आकाश यादव, अच्छा चलिए, खैर उपाध्याय जी मुझे ये बताइए कि ये जो हम रिपोर्ट देख रहे थे अभी, जो ये रिपोर्ट जांच के बाद भेजी गई है, इसमें किस तरीके से सारी चीजों को खारिज कर दिया गया है? हाँ उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो जांच की जांच की रिपोर्ट जो मैं देख रहा हूं। हेलो, हाँ उपाध्याय जी बोलिए। हाँ उपाध्याय जी, मैं ये कह रहा था कि ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था, आखिर इतनी आसानी से इतने बड़े आरोप को, इतने सारे सिस्टम होते हैं, इतने हाथों से गुजर के चीजें जाती हैं, आखिर कैसे किसी की नजर इस रिपोर्ट पे नहीं पड़ी जो रिपोर्ट बना के भेज दी गई, जिसके ऊपर आरोप है? अगर वही जांच करके भेज देगा तो मैं समझता हूं कि तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य सर। ये तो इसका मतलब ये निकलता है ना कि अगर महामहिम ने भेजा नीचे और मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय होकर यहाँ आता है कुलपति जी के यहाँ, वहां से डायरेक्टर के यहाँ, और उसको कोई सामने देखता नहीं है या देख करके अज्ञान बनाना चाहता है, ऐसे लोगों को डिफेंड करना चाहता है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। पब्लिक की निगाह, पब्लिक ने कहा ये वित्त अधिकारी क्यों बैठे हैं, कैसे से पास हो रहा है। उपाध्याय जी, मुझे लगता है कि पब्लिक को तो पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, इत्तेफाक की बात थी कि अभी मुझे तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन मैं बीएचयू हॉस्पिटल में था, मैंने तो वहां गरीबों को लड़ते देखा। सही बताऊं तो किस तरीके से कितनी चुनौतियां हैं मैं आपको बता नहीं सकता। आकाश यादव, आप जुड़ गए, आपको आवाज आ रही है?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। आवाज आ रही। हाँ उपाध्याय जी, एक मिनट, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं। जरा साहब मैं आपके पास आता हूं। आकाश यादव, मुझे ये बताइए कि आपने ये रिपोर्ट तैयार की है, इसमें आपके साथ पंकज भी थे और जमील भी थे। मुझे आप ये बताइए कि आपने क्या क्या देखा बीएचयू में, किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार का ये मकड़जाल है। और आपने जब बात करने की इन लोगों से कोशिश की, लोग कहते हैं कि भाई सौरभ सिंह तो 6-6 बाउंसर लेके चलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है हकीकत? देखिए अरविंद सर, जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसको खुलासा करने में काफी समय लगा, लगभग 20 दिन का समय लगा। हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी थे, वो भी लगे रहे। लगातार हम लोग 5 से 6 घंटे बीएचयू के ट्रामा सेंटर के हॉल में हम लोग टहल रहे थे। यही नहीं, जब हम लोग के पास पूरी स्टोरी के वो डॉक्यूमेंट आ गए, तो हम लोग खुद ट्रामा सेंटर के प्रभारी सौरभ सिंह से बात करना चाहा, तो सौरभ सिंह के साथ 6 बॉडीगार्ड चलते हैं, 6 बाउंसर चलते हैं। वो इस तरीके से चलते हैं जैसे लगता है कि एसपीजी के साथ जैसे मुख्यमंत्री चलते हैं, उस तरीके से ये सौरभ सिंह ट्रामा सेंटर में चलते हैं। तो बात करने से वैसे भी कतरा गए। कई बार हम लोगों ने संपर्क किया, उसके बाद दूसरा संपर्क हमने बीएचयू के कुलपति सुधीर जैन से संपर्क करना चाहा, वो भी संपर्क नहीं किया। वहां के डायरेक्टर से हमने संपर्क करना चाहा, वो भी संपर्क नहीं किए। यही नहीं, इस जो बड़े फंड को पास करने वाले, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क करना चाहा, वो भी दूर रहे। तो कहीं ना कहीं बड़े गठजोड़ में कहा जाता है ना कि ये जो भ्रष्टाचार की जो नींव है, ये बहुत गहरी है और इसके पीछे खड़ा कोई बड़ा प्रहरी है। तो उस प्रहरी के पीछे भी हम लोग जाएंगे। ये इंडिया न्यूज की जो मुहिम चल रही है, केवल एक दिन नहीं चलेगा, वो लगातार हम लोग चलाएंगे। और इसके पीछे कौन कौन है बताया ये भी जाता है अरविंद सर, कि किसी बड़े माफिया का हाथ है सौरभ सिंह के पीछे, और वो धमकी भी दिलवाते हैं। फिलहाल धमकी का इंडिया न्यूज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लगातार इंडिया न्यूज जो मुहिम चलाई है, वो मुहिम चलाएगी, क्योंकि ये काशी है और काशी के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उनके कानों तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि काशी को लेकर प्रधानमंत्री सही कहा आकाश, एकदम। काशी तो अविनाशी है और वहां पर किसी की नहीं चलती, सिर्फ एक ही की चलती है, वो है डमरू वाले बाबा। और न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा होगा, कोट किया होगा, बिना बाबा के मर्जी के वहां पत्ता भी नहीं हिलता है। ये लोग सभी लोग जानते हैं, चाहे कितना बड़ा बाहुबली हो। हम लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े बाहुबलियों को देखा है और रोज देखते हैं और समझते हैं, इसलिए उसकी चिंता हमें नहीं है। चिंता हमें इस बात की है कि जो जनता है, जिनकी टैक्स के पैसे से हम सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, आखिर उनका क्या दोष है? ये सबसे दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जनता तो बेचारी निरीह है, उसको तो पता ही नहीं है, उसके पास तो जानकारी ही नहीं है। हमारे संवाददाताओं ने जो है बीएचयू के छात्रों से बात की है, वो भी जरा सुनवाते हैं कि आखिर बीएचयू के छात्र क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा आप। बनारस यूनिवर्सिटी की सरसुंदरलाल अस्पताल के ट्रामा सेंटर पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप समझ लीजिए कि जिस तरीके से नई दिल्ली के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था, वही भ्रष्टाचार की याद ट्रामा सेंटर में हुए जो खरीद में घोटाले में वो सामने आ रहा है। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस पे क्या कहना है, इस पे क्या नज़रिया इनका है। पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम धनंजय तिवारी है। मैं यहाँ पे एमए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का छात्र हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक है, जिसको इस सरकार में सबसे ज़्यादा फंडिंग भी आ रही है, लेकिन देख रहे हैं उस फंडिंग का सदुपयोग नहीं हो रहा है। आपके पास साक्ष्य भी मौजूद हैं। अभी हाल ही में 1 नवंबर को एक बहुत निंदनीय घटना हुई है, जिसका लेके हम छात्रों में बहुत बड़ा आक्रोश है। अगर ये चाहते उस फंड का यूज करके अच्छी सिक्योरिटी दे सकते थे, उस फंड का यूज करके अच्छे क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। लगातार साइकिल चोरी हो रही है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरा से ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि उस चोर करने वाले का चेहरा कैसा है। तो अच्छे क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, तो भ्रष्टाचार हो ही रहा है लगातार। आप समझाना चाहेंगे जिस तरीके से ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी सौरभ सिंह पे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं, जैसा कि मेरे पास जो साक्ष्य है, उसमें जो जेम पोर्टल पे, जैसे कि जो गवर्नमेंट सप्लाईज होती हैं, उसमें जेम पोर्टल से सामान लेने के लिए कहा जाता है। और जो डॉक्टर सौरभ सिंह, मेरे पास जो जानकारी, मेरे पास जो एविडेंस है, उसके हिसाब से कई गुना ज़्यादा पे जो है सामान जो है खरीदे गए उनके फर्म के द्वारा। और यही नहीं,
जिस तरीके से उनकी जो फर्म उनको आपूर्ति की है उसके 5 उसको बस था अधिकृत किया गया था 5 वस्तुओं को देने के लिए, और एक ही फर्म ने 97 मतलब 97 चीज़ों की आपूर्ति की है वस्तुओं की। जी देखिए, इसका जो मूल समस्या है डॉक्टर सौरभ सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, तो ये शुरू से ही दागी प्राध्यापक के तौर पर जाने जाते हैं और माननीय न्यायालयों में इनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, कई वाद चल रहे हैं। और जो जेम पोर्टल की बात है, भारत सरकार द्वारा ऐसा डायरेक्शन है कि आपको जो भी आपको वस्तुएं खरीदनी, जो भी आपको सामान खरीदना है चिकित्सा से संबंधित ट्रामा सेंटर में, वो जेम पोर्टल से खरीदेंगे। लेकिन वहाँ के भ्रष्टाचारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह द्वारा जेम पोर्टल की वित्तीय अनियमितता का लाभ उठाते हुए और 4-4, 5-5 गुना पर 10 रुपए के सामान को 90-90 रुपए, 100-100 रुपए में खरीदा गया है और एक बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। हम जैसे छात्र जब वहाँ अपने इलाज के लिए जाते हैं, हम हेल्थ डायरी लेकर जब वहाँ जाते हैं तो हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है। इस तरीके की घटनाएं बहुत ही निंदनीय, और प्रधानमंत्री जी को इस पर विशेष ध्यान उनका हम लोग आकर्षित करना चाहेंगे। सौरभ सिंह के विरुद्ध हम लोग बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की रचना करने वाले हैं। और देखिए, जिस तरीके से 97 वस्तुओं की आपूर्ति उस फर्म द्वारा किया जा रहा है जिसको वहाँ पे टेंडर जो दिया गया है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरीके से वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन से लेके मेडिसिन से लेके टॉयलेट क्लीनर से लेके सोप से लेके तमाम चीज़ें हैं। हम अलमीरा की बात कर लें, चाहे एलईडी की बात कर लें, रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, तो एक ही फर्म 97 चीज़ों की आपूर्ति की है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। देखिए, यूपीए की सरकार में जैसे कि एक सुरेश कालमाड़ी नाम का व्यक्ति हुआ करता था, एनडीए की सरकार में वह व्यक्ति डॉक्टर सौरभ सिंह है, और वो इस तरीके घोटाले हम लोग खुलेआम कैमरे पर आपको नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत से अपराधियों का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त है। माननीय न्यायालय में वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको यहाँ अस्पताल में बिठा के रखते हैं, उन्हें वीआईपी होने का दर्जा देते हैं, उनको जेल जाने से बचाने का काम भी सौरभ सिंह करते हैं। हम लोगों को खतरा हो सकता है, इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों पर अभी बोल रहे हैं। हमारे पास साक्ष्य है, और ये सारे साक्ष्य हमारे पास हैं कि उन्होंने कैसे एलजी की टीवी को कितने में खरीदा है, कैसे अलमीरा खरीदा है, बाउंसरों के लिए जो यहाँ पे कैमरा आया है विदेशी कंपनियों से आया है, वो हमें सब पता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, सौरभ सिंह जो है यहाँ पे करप्शन की बात करते हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल है यहाँ पर कि आपके पास साक्ष्य मौजूद है, एक नियम, एक पद्धति है, एक नियम है। सबसे बड़ी जो समस्या है पूरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, वो आज के समय में ये है, जो मुख्य समस्या है कि यहाँ पे कुछ चंद लोग हैं जिन्हें ऊपर से कहीं से संरक्षण प्राप्त है, और वो चंद लोग मिलकर इस विश्वविद्यालय को मनमानी तरीके से चलाना चाहते हैं। आप यकीन मानिए, जो करोड़ों का ये बजट आता है, आप जाके अस्पताल में देखिए, सर सुंदरलाल अस्पताल से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक ये दलाली का अड्डा बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के दलाल आते हैं, वो दिन भर दलाली के काम को अंजाम देते हैं। जितनी भी खरीद फरोख्त हुई है उसमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है विश्वविद्यालय प्रशासन की कि एक व्यक्ति उनके लिए सिस्टम से बड़ा हो जा रहा है। और हम लोग जब आवाज उठा रहे हैं तो हम आपको ये स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि हो सकता है कि हमें भविष्य में जान का खतरा भी हो, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल माफियाओं का संरक्षण प्राप्त है। और आप जब इनकी एक्टिविटीज को आप नोट करेंगे तो आपको ये कभी भी ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में ये व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। इन व्यक्तियों का काम है सफेद पोश नेताओं से मिलना, उन नेताओं के आवभगत, उनका स्वागत करना। ये छात्रों के लिए कभी नहीं रहते। जो हमारे मित्र, हमारे साथी ने बाउंसर वाली बात बोली, आप उस चीज को गौर करिए कि जब महामना ने इस विश्वविद्यालय को बनाया होगा तो उसमें बाउंसर की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई। ये जो बाउंसर है, ये कभी कभी बिना किसी वजह के भी उनके सह पे लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं। तो ये आपने देखा कि ये वहां के पढ़ने वाले छात्रों की बातें हम आपको सुना रहे थे। आपको मैं एक बड़ी ब्रेकिंग खबर इसलिए देना चाहता हूं कि हम लोगों ने वहां पर सिस्टम को काम करने वाले जो लोग हैं, सुधीर जैन, के गुप्ता, सौरभ सिंह, सभी लोगों ने इंडिया न्यूज के सवालों से बच के भागने की कोशिश की है। लेकिन ये विश्वास रखिए कि ये सारे सवाल सही जगह पर लेके जाएगा इंडिया न्यूज, क्योंकि ये मुगालते में कोई न रहे कि आखिर इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वो संरक्षण पा जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के कोटे में तो सिर्फ एक ही बात है, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज इस बात को सही जगह पर पहुंचाएगा, उनको बताएगा कि आखिर बीएचयू में किस तरीके से मिलीभगत करके इस तरह के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से आकाश यादव और ओपी उपाध्याय के पास लेके चलूंगा और
उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन अभी जाइएगा कहीं मत, क्योंकि मैं आपको उन दलालों के चेहरे भी दिखाऊंगा जिन दलालों का एक तरीके से बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर पे कब्जा है, और इसकी तस्वीर किसने जारी की है यह भी बताऊंगा। लेकिन इस गठजोड़ का खुलासा करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपको हम लेके चलेंगे और दिखाते हैं कि दलालों की जरा तस्वीरें देखिए। ये वो दलाल हैं जो ट्रॉमा सेंटर के बाहर घूमते हैं, ये वो दलाल हैं जो मरीजों को ट्रॉमा सेंटर से फांस करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने का काम करते हैं। ये एक दो दलाल नहीं है, इस सैकड़ों की संख्या में है। और इसकी तस्वीर आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी। ये वो दलाल हैं जो रोज वहां घूमते हैं, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर के जो आला लोग हैं वो तो नेताओं की जी हुजूरी करने में लगे हैं, अपने आकाओं को नमस्कार करने में लगे हैं। तो आखिर इन दलालों को कैसे देखेंगे? और ये दलाल अपने माध्यम से गरीब मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनसे मोटा पैसा बनाते हैं। और ये तस्वीरें हमने या किसी और ने नहीं जारी की है, बीएचयू ने ही जारी की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि बीएचयू ने आखिर ये बताने की कोशिश क्यों नहीं की कि आखिर ये दलाल जो है किसके संपर्क में है। ये दलाल अगर आते हैं तो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? इसमें से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पकड़ा गया हो। तो ये सवाल तो उठेगा ना, और सवाल का जवाब देना होगा। आकाश यादव, मुझे ये बताइए कि ये दलालों की फोटो तो जारी कर दी गई, लेकिन ये दलाल तो पकड़े नहीं गए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो दलालों की तस्वीर लगा दी गई है, वो दलाल आज बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर की बात कर ले या सर सुंदरलाल अस्पताल की बात कर ले, उन जगहों पर भ्रमण करते हैं। यही नहीं, उनके पास कई डॉक्टरों के संपर्क होते हैं जो लोकल डॉक्टर होते हैं। बीएचयू के आसपास जो हॉस्पिटल है, कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो फर्जी है, बिना लाइसेंस के चल रहा है, वहां तक के संपर्क रखे हैं। देखिए, जो पूर्वांचल के जो मरीज आते हैं, जो बिहार के आते हैं, जो अन्य प्रदेश के आते हैं, वो मरीज कम शिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द उनके परिवार को समुचित इलाज कराया जाए। इसीलिए इन दलालों के चंगुलों में बार बार वो लोग फंस जाते हैं। यही नहीं, कई बार ऐसी चलो आकाश, चलिए मैं ओपी उपाध्याय साहब से पूछता हूं। ओपी उपाध्याय साहब, आप तो बहुत दिन वहां एमएस रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो दलालों का गठजोड़ है, ये तो अस्पताल को, ट्रॉमा सेंटर को समझ लीजिए नरक का अड्डा बना दिया है। गरीबों को फंसा के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना, उनके जान का सौदा करना, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे सब कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें और कुछ बड़े लोग मिले हुए होंगे। नहीं, इसमें एमएस और डिप्टी एमएस और प्रभारी की क्या भूमिका होती है, उनका क्या काम होता है, मुझे जरा ये समझाइए। और आखिर वो क्यों नहीं अभी इस पे रोक लगा पाए? अपने इंटेलिजेंस विजिलेंस के जरिए ये सब दलालों को पकड़े, और सबसे जरूरी चीज है कि व्यवस्था में सुधार लाए। अगर बेड खाली है तो भर्ती होना चाहिए, मरीज आया है तो उसका इलाज होना चाहिए। नहीं तो ये उपाध्याय जी कैसे पता चलेगा कि बेड खाली है कि नहीं, क्योंकि उसका डिजिटल सिस्टम तो कोई है नहीं। वहां पे तो जो है लाइन में लग के पैसा जमा होता है, लाइन में लग के जांच के लिए आप रिपोर्ट देने जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई अगर हमें डिजिटली पता चल जाए, उपाध्याय जी एक सवाल, उपाध्याय जी एक सवाल, मेरा ये कहना है कि भाई अगर हमें पता चल जाए कि भाई ये बेड खाली है, यहाँ पे खाली हो गया है, और वो डिजिटली डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, डिस्प्ले सिस्टम प्रधानमंत्री जी सभी जगह डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, इस अस्पताल में क्यों नहीं हो पा रहा है? तो मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि भाई आपके रीजन में भी नहीं हुआ, आप भी वहां बहुत दिन थे, आप भी नहीं कर पाए, और अभी भी नहीं हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या दिक्कत है? दो चीज समझिए, हम लोगों के समय में हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि बेड कम होते थे और अब बेड बढ़ गया है। पहले बेड जब मैं था तो 1200 बढ़ा के हम लोग 1500 तक गए। आज की डेट में बेड बहुत बढ़ गए, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बढ़ गई, करीब 1000 बेड ऊपर बढ़ गए। दबाव बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर बिना सोर्स के पहुंच के मरीज का एडमिशन बड़ा मुश्किल होता है। ये फैक्ट है कि जितने मरीज आते हैं हम सबकी सेवा यहाँ नहीं कर पाएंगे, मगर जो सीरियस है, जो और जगह नहीं जा सकते, आईसीयू की ज्यादा जरूरत है। हम लोग प्रयास किए थे आईसीयू बेड बढ़ाने का, लेकिन कतिपय लोकल विभागों की जो रेट केपिज्म है उसके वजह से वो अभी तक नहीं हो पाया है। जरूरत है कि यहाँ कम से कम 300 बेड का आईसीयू अस्पताल बढ़ना चाहिए, तभी आईसीयू के मरीज जो होते हैं वो आईसीयू के नाम पे
दलालों के हाथ में फंस जाते हैं और वो लाखों रुपए की कीमत लगती है, उनसे आगे जाने शायद बचाई नहीं जा पाती। ठीक है उपाध्याय जी, जैसे मेरी हमारी ये मुहिम देखिए जारी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास समय की चुनौती है, तो क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो हमने आपको आज जो है भ्रष्टाचार से संबंधित जो है तथ्य दिखाए हैं, लेकिन अभी इंडिया न्यूज की जो मुहिम है वो जारी रहेगी धांधली के खिलाफ। और आने वाले दिनों में आप एक और बहुत बड़ी खबर देखेंगे ट्रोमा सेंटर को लेके, क्योंकि अभी पूरी रात तो बीती नहीं है, बाकी है। और आने वाला दिन जिसका हमें इंतजार है वो कल एक नई सुबह लेके आएगा, एक नया उजाला लेके आएगा, जिसमें सब कुछ हमें साफ साफ दिखाई देगा और हम वाकई अपने सपनों का भारत बना पाएंगे। हम वाकई प्रधानमंत्री के हिसाब से सपनों का भारत बना पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।